हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे मासेकर सीरीज का दूसरा पार्ट, द टेक्सास चेनसो मासेकर पार्ट 2, जिसे रिलीज किया गया था 1986 में, पिछले पार्ट से 12 साल बाद। और ये फिल्म पहले पार्ट का डायरेक्ट सीक्वल है। ये मूवी पिछले पार्ट से ज्यादा मजेदार होने वाली है। सॉयर फैमिली को एक नया मेंबर ज्वाइन करेगा और लेदरफेस किसी के प्यार में पड़ने वाला है। इस मूवी में पहले पार्ट की कहानी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख ले, नहीं तो आपको इस पार्ट की कहानी समझ नहीं आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगी। और इस मूवी के लेदरफेस का जेसन वोरहिस और माइकल मायर्स से क्या कनेक्शन है, इस बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो कुछ ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत पहले पार्ट की तरह ही एक टाइटल क्रोल दिखाने से होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि सैली, जो कि पिछले पार्ट में बच गई थी, उसने पुलिस में जाकर लेदरफेस और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने उसके सारे दोस्तों को मार डाला और उनके पूरे घर में इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस जब उस फार्म हाउस पर गई तो ना तो वहाँ कोई किलर था और ना ही कोई लाश। सॉयर्स पहले ही वहाँ से भाग चुके थे और पुलिस को यही लगा कि टेक्सास चेनसो मैसेकर कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आज 13 साल के बाद भी चेनसो मर्डर्स की घटनाएं पूरे टेक्सास में हो रही थी। अब इससे हमें ये पता चलता है कि मूवी की कहानी पिछले पार्ट से 13 साल बाद सेट की गई है और सॉयर्स भी किसी दूसरे टाउन में जा चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो बिगड़ेल टीनेजर्स को। इनके नाम बज और रिक है, जो कि टेक्सास हाईवे से कहीं जा रहे थे। रिक गवर्नमेंट साइंस को शूट कर बर्बाद कर रहा था और बज काफी लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। ये सामने वाले एक ट्रक को भी सड़क से उतार देते हैं। ये दोनों एक रेडियो स्टेशन पर कॉल कर उसकी आरजे को हरास भी करते हैं। इसका नाम स्ट्रेच है। ये दोनों स्ट्रेच को बार बार कॉल कर परेशान कर रहे थे। अब ब्रिज पर इन्हें एक ट्रक फॉलो करने लगता है। ये वही ट्रक था जिसकी इन्होंने कुछ देर पहले उंगली की थी। ये सॉयर फैमिली का ट्रक था और लेदरफेस इन्हें सबक सिखाने आया है। और लेदरफेस अपने भाई हिचहाइकर, जो कि पिछले पार्ट में मारा गया था, उसके कंकाल को भी अपने साथ लाया है। लेदरफेस अपनी चेनसो चालू कर इनकी कार को काटने लगता है और ये सब आवाजें स्ट्रेच और उसका कोवर्कर एलजी अपने फोन पर सुन रहे थे। रिक अपनी गन से लेदरफेस को शूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हिचहाइकर का स्केलेटन उसके लिए बॉडी आर्मर का काम कर रहा था। लेदरफेस अपनी चेनसो से बस का हेड काट देता है और फिर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रिक भी मारा जाता है। अगली सुबह क्राइम साइट पर हम देखते हैं शेरिफ लेफ्टी को। लेफ्टी असल में सैली और फ्रैंकलिन का अंकल है और इन चेनसो किलर्स को ढूंढकर उनसे बदला लेना चाहता है और पिछले 13 साल से चेनसो मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहाँ की लोकल पुलिस को लग रहा था कि ये सिर्फ एक कार एक्सीडेंट है, लेकिन लेफ्टी जानता था कि ये उन्हीं किलर्स का काम है। लेफ्टी यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में अपनी कहानी पर एक आर्टिकल भी छपवाता है, जिसे पढ़कर स्ट्रेच उसके पास जा पहुँचती है। क्योंकि रेडियो में की गई सभी कॉल्स रिकॉर्ड होती है, तो स्ट्रेच अपने साथ उस कॉल रिकॉर्डिंग की एक कॉपी लेकर आई थी, जिसे सुनकर साफ पता चल रहा था कि उन दोनों पर किसी चेनसो से हमला किया गया था। लेकिन लेफ्टी नहीं चाहता था कि स्ट्रेच इन सब मामले में पड़े, तो उसे वो वहां से जाने को बोलता है। लेकिन स्ट्रेच इन मर्डर्स की मिस्ट्री सुलझाना चाहती थी। इसके बाद स्ट्रेच एक फूड कंपटीशन की स्टोरी कवर करने जाती है और इस साल भी फर्स्ट प्राइज मिला था ड्रेटन सॉयर को, जिसे पहले पार्ट में द कुक नाम दिया गया था और ये लेदरफेस का बड़ा भाई है। ड्रेटन अपना अवार्ड लेने आता है और उससे पूछा जाता है कि वो अपने सॉस में ऐसा क्या डालता है, जिस पर ड्रेटन बोलता है कि वो सबसे अच्छी क्वालिटी का मीट यूज करता है। अब इन लोगों को क्या पता कि जिस फूड को ये फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं उसमें इंसानों का मीट डाला गया है। दूसरी तरफ लेफ्टी एक चेनसो शॉप में जाता है और अपने लिए एक बड़ी चेनसो और 2 मिनी चेनसो खरीद लेता है। इसके बाद वो स्ट्रेच के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस कॉल रिकॉर्डिंग को अपने रेडियो पर चलाए, जिससे यहाँ की लोकल अथॉरिटीज इस मामले को सीरियसली ले और हो सकता है इससे उन्हें किलर्स को ढूंढने में भी आसानी हो। स्ट्रेच इसके लिए मान जाती है और उस रिकॉर्डिंग को अपने रेडियो पर प्ले कर देती है। इसी समय ड्रेटन को उसके भाइयों का कॉल आता है कि उनका कांड रेडियो पर सुनाया जा रहा है और ये सुन ड्रेटन बहुत गुस्सा हो जाता है। अब उसी रात को स्ट्रेच अपने रेडियो स्टेशन में अकेली होती है और लेफ्टी के आने का वेट कर रही होती है। तभी उसे पास वाले रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। स्ट्रेच चेक करने जाती है तो वहाँ एक अनजान आदमी मौजूद था।
यह अजीब प्राणी हिच हाइकर का जुड़वा भाई है और इसका नाम चॉप टॉप है। पिछली मूवी के दौरान ये शहर से बाहर गया हुआ था। चॉप टॉप की एक बहुत ही गंदी आदत है कि वो अपने ही सर से मीट खुतर कर खाता रहता है। चॉप टॉप कहता है कि वो और उसका भाई यानी कि लेदरफेस स्ट्रेच के बहुत बड़े वाले फैन हैं और रोज उसे रेडियो पर सुनते हैं और आज वो उससे मिलने आए हैं। स्ट्रेच समझ जाती है कि चॉप टॉप की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो यहाँ उसे मारने आया है। वो बड़ी ही समझदारी से उसे यहाँ का टूर करा के उसे जाने को बोलती है, लेकिन फिर चॉप टॉप उस कॉल रिकॉर्डिंग की कैसेट उससे मांगने लगता है और तभी एक जंप स्केयर के साथ लेदरफेस की एंट्री होती है। लेदरफेस अपने एंट्री के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने ही भाई का सर काट देता है, लेकिन चॉप टॉप को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने अपने सर पे एक मेटल प्लेट लगवा रखी थी। वो लेदरफेस को इसके लिए डांटने लगता है और लेदरफेस का असली नाम बबा है और ये दोनों यहाँ स्ट्रेच को मारने आए हैं। इन सब में स्ट्रेच भागकर एक मेटल डोर के पीछे छुप जाती है और लेदरफेस उस डोर को चेनसो से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिगड़ जाती है और फिर लेदरफेस उसके सामने डांस करने लगता है। इसी समय स्ट्रेच का कोवर्कर एलजी यहाँ आता है और लेदरफेस उसे गिरा देता है। इसके बाद चॉप टॉप एलजी के सर में अपने हथौड़े से बार बार मारने लगता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने पर स्ट्रेच को लगता है कि वो दोनों चले गए। लगता है चले गए। हाँ, चले गए। लेकिन फिर लेदरफेस दीवार तोड़कर उस रूम में एंटर करता है और एक आइस बकेट में अपनी चेनसो घुसा देता है, जिससे वो फिर से बिगड़ जाती है। इसके बाद लेदरफेस की नजर स्ट्रेच पर जाती है और उसे प्यार हो जाता है। स्ट्रेच भी इस बात का फायदा उठाती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है और लेदरफेस पागलों की तरह डांस करने लगता है और गंदे गंदे इशारे कर वहाँ से चला जाता है। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? वो अपने भाई से भी झूठ बोलता है कि उसने स्ट्रेच को मार डाला। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इसके बाद वो दोनों एलजी की डेड बॉडी को अपने ट्रक में डालकर वहाँ से जाने लगते हैं। स्ट्रेच भी अपनी जीप में इनका पीछा करती है ताकि उसे इनके ठिकाने के बारे में पता चल जाए। इनको फॉलो करते हुए वो एक अम्यूजमेंट पार्क में जाती है जो कि कई सालों से बंद पड़ा है और यही सॉयर फैमिली का नया अड्डा है। स्ट्रेच अपनी कार से निकलकर पैदल ही सॉयर्स का पीछा करती है, लेकिन एक अनजान कार स्ट्रेच के ही पीछे पड़ जाती है। कुछ दूर भागने पर उसे पता चलता है कि ये लेफ्टी है जो खुद भी इनका पीछा कर रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बात करे स्ट्रेच एक ट्रैप डोर में गिर जाती है और स्लाइड करते हुए एक मीट रूम में जा गिरती है। लेफ्टी अपनी तीनों चेनसो लेकर चिल्लाते हुए मेन डोर से एंटर करता है और उसे यहाँ ढेर सारा ब्लड और मीट देखने को मिलता है, तो लेफ्टी गुस्से में इस जगह के पिलर्स को काटने लगता है। स्ट्रेच को होश आता है तो वो अपने आप को एक मीट सेलर में पाती है जहाँ कई सारे इंसानों के बॉडी पार्ट्स लटके हुए थे जिनका सॉयर फैमिली बिजनेस करती है। कुछ देर में तीनों सॉयर्स एलजी की बॉडी को लेकर यहाँ आते हैं और स्ट्रेच उन्हें देखकर छुप जाती है। लेदरफेस अपने काम पर लग जाता है और एक नाइफ से एलजी की स्किन निकालने लगता है और अपने लिए वो एलजी का चेहरा भी निकाल लेता है। ये सब देख स्ट्रेच डर जाती है और लेदरफेस उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब उसके भाई यहाँ वापस आते हैं तो वो स्ट्रेच को उनसे छुपाता भी है। उनके जाने के बाद वो एलजी के चेहरे को स्ट्रेच के फेस पर लगा देता है और फिर उसके साथ डांस भी करता है। लेदरफेस नहीं चाहता था कि स्ट्रेच अब उसे छोड़कर वापस जाए, तो वो उसके हाथ बांधकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एलजी जिसकी खाल निकाली जा रही थी वो उठ खड़ा होता है। जी हाँ, वो अभी भी जिंदा है। वो स्ट्रेच के फेस पर अपना फेस देखकर कंफ्यूज भी होता है। इसके बाद एलजी स्ट्रेच के हाथ की रस्सी काट देता है और ब्लड लॉस होने के कारण फाइनली उसकी मौत हो जाती है और स्ट्रेच उसका फेस उसे लौटाकर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो किचन रूम में आ जाती है जहाँ पर लेदरफेस और उसके भाई थे। वो चुपके से एक टनल में भागने लगती है, लेकिन ड्रेटन उसे देख लेता है और लेदरफेस को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। इधर लेफ्टी को अपने नेफ्यू फ्रैंकलिन की लाश भी मिल जाती है जो कि अभी भी व्हील चेयर पर है और उसकी टॉर्च भी उसके हाथ में है। ये देख लेफ्टी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर स्ट्रेच एक टनल में भागती है जो कि इंसानों के स्केलेटन से भरी हुई थी और उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी लेदरफेस उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और उसके दोनों भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। चॉप टॉप स्ट्रेच को देखकर पहचान लेता है कि ये वही रेडियो वाली लड़की है और लेदरफेस का झूठ पकड़ा जाता है कि उसने इसे नहीं मारा था और चॉप टॉप उसके मजे लेने लगता है। औरतें
ड्रेटन कहता है कि लेदरफेस को लड़की या फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा। वो उसे हुक्म देता है कि वो स्ट्रेच को अपने हाथों से मार दे, लेकिन लेदरफेस उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता, तो चॉप टॉप एक बोन मार के उसे बेहोश कर देता है। स्ट्रेच को होश आता है तो वो डिनर टेबल पर थी और हम जानते हैं कि अब टाइम है डिनर सीन का, और वो डिनर सीन ही क्या जिसमें ग्रैंडपा ना हो, तो ग्रैंडपा को भी लाया जाता है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये कोई लाश नहीं है, बल्कि 137 साल का बूढ़ा इंसान है जो कि जिंदा है। ड्रेटन कहता है कि ग्रैंडपा आजकल डाइटिंग पे है, इसलिए इतने फिट हैं, और क्योंकि वो बेस्ट किलर है तो स्ट्रेच को वही मारेंगे। चॉप टॉप एक हथौड़ा लेकर आता है और ड्रेटन लेदरफेस को स्ट्रेच को लाने भेजता है। लेदरफेस बेचारा बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को जाने दे, लेकिन ड्रेटन नहीं मानता और फिर से लेदरफेस से कहता है कि उसे फैमिली या लड़की में से किसी एक को चुनना होगा। अब क्योंकि लेदरफेस अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता है, तो वो स्ट्रेच को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्ट्रेच को पकड़कर ग्रैंडपा के सामने लाता है, और क्योंकि ग्रैंडपा फिट हैं, तो वो हैमर को उठा भी पा रहे थे, लेकिन वो स्ट्रेच को सिर्फ एक बार ही मार पाते हैं। और तभी फाइनली लेफ्टी यहाँ आ पहुँचता है। ड्रेटन को लगता है कि उसे किसी दुश्मन मीट कंपनी ने भेजा है, तो वो उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टी यहाँ सैली और फ्रैंकलिन का बदला लेने आया था। स्ट्रेच की हालत देख लेफ्टी अपनी चेनसो शुरू कर ड्रेटन के पिछवाड़े में घुसा देता है, और फिर लेदरफेस और लेफ्टी के बीच ऑसम चेनसो फाइट होने लगती है, और इन सब में स्ट्रेच वहाँ से भाग निकलती है और चॉप टॉप उसका पीछा करता है। कुछ देर लड़ने के बाद लेफ्टी अपनी चेनसो लेदरफेस के आर पार कर देता है, लेकिन इतना होने के बाद भी लेदरफेस लेफ्टी से लड़ता रहता है और लेफ्टी अपनी दोनों मिनी चेनसो भी निकाल लेता है। ड्रेटन जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ था, वो समझ जाता है कि उसकी इंजरी बड़ी है और वो नहीं बच पाएगा, तो वो हिचहाइकर के स्केलेटन में रखा हुआ एक ग्रेनेड निकाल लेता है। इधर ग्रैंडपा भी अपनी पूरी जान लगाकर लेफ्टी को एक हैमर फेंक के मारते हैं, जो कि गलती से लेदरफेस के सर में जा लगता है और लेदरफेस टेबल पर गिर जाता है और उसकी चेनसो ड्रेटन के पिछवाड़े पर लगती है और उसके हाथ से ग्रेनेड नीचे गिर जाता है और ये ग्रेनेड इन चारों के सामने फट जाता है। इधर स्ट्रेच को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन चॉप टॉप उसके पीछे था। वो एक माउंटेन के ऊपर चढ़ती है जहाँ ग्रैंडमा का स्केलेटन रखा हुआ था। स्ट्रेच ग्रैंडमा के हाथ में रखी हुई चेनसो ले लेती है और उसे शुरू करने लगती है। इसी दौरान चॉप टॉप एक ब्लेड से स्ट्रेच को कई बार कट लगाता है, लेकिन स्ट्रेच चेनसो चालू कर लेती है और उससे चॉप टॉप के पेट में छेद कर देती है और चॉप टॉप उसी टनल में वापस जा गिरता है और मारा जाता है और स्ट्रेच आइकॉनिक चेनसो डांस करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेनेड के धमाके में कौन कौन मरा, तो उसमें ग्रैंडपा, ड्रेटन, लेदरफेस और लेफ्टी चारों की मौत हो गई है, जिसका मतलब है सॉयर फैमिली का किस्सा इस पार्ट में खत्म हुआ और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस सीरीज की टाइमलाइन बहुत गड़बड़ है और पहली ओरिजिनल टाइमलाइन इस पार्ट के साथ ही खत्म हो जाती है और पार्ट 3 में हमें एक नया लेदरफेस अपनी नई फैमिली के साथ देखने को मिलेगा। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये पार्ट बहुत पसंद आया है। अगर आपको डार्क कॉमेडी हॉरर मूवीज पसंद है तो आप इस पार्ट को जरूर देखिए। इस पार्ट में गोर भी भर भर के दिखाया गया है और लेदरफेस जितना फनी सीरियल किलर मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी से जुड़े कमाल के फैक्ट की। लेदरफेस का रोल हर पार्ट में अलग अलग एक्टर्स ने किया है। इस मूवी की शुरुआती सीन में लेदरफेस को प्ले किया है स्टंट परफॉर्मर टॉम मोरा ने, जिन्होंने हेलोवीन 4 में माइकल मायर्स और फ्राइडे द 13 न्यू बिगिनिंग के ड्रीम सीक्वेंस में जेसन वोरहिस का रोल भी प्ले किया है, जिससे टॉम मोरगा अकेले ऐसे एक्टर बन जाते हैं जिन्होंने 3 स्लेशर लेजेंड जेसन, माइकल और लेदरफेस का रोल किया हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करना ना भूलें। जितना जल्दी इस वीडियो पर 1000 लाइक्स होंगे उतना ही जल्दी आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।